नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज कहानी की शुरुआत कुछ सवाल के साथ। क्या मोदी आजाद भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं? क्या मोदी उस कैटेगरी में शामिल है जहां हम चक्रवर्ती सम्राटों की बात किया करते थे? क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी सैकड़ों साल बाद वो पहले ऐसे शासक हैं जो तमाम धर्मस्थलों और तीर्थों का पुनरुद्धार करा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती सम्राट गिना जा सकता है? अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बेहूदगी भरा सवाल है और कहां से ये सवाल आया। ये सवाल उठा है कर्नाटक से। कर्नाटक के एक मठ में नरेंद्र मोदी जी गए और वहां 1 लाख लोगों के साथ गीता पाठ किया। अब 1 लाख लोगों के साथ एक प्रधानमंत्री गीता पाठ कर रहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने गीता को देश विदेश पहुंचाया। भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने योग को देश विदेश पहुंचाया। भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में तमाम भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। और भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने भारत और बौद्ध सभ्यता को एक सूत्र में पिरोकर एक नई गाथा लिखी है, चाहे वो जापान हो या 33 बौद्ध देशों के साथ बौद्ध सम्मेलन करवाया। आज जब उस महंत के स्वामी जी नरेंद्र मोदी के बारे में संस्कृत में बता रहे थे तो बहुत सारे लोगों को यह ख्याल आया कि भाई, प्रधानमंत्री धर्म, राष्ट्र जागरण और भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की दिशा में क्या उस कैटेगरी में है जहां आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। सबसे पहले स्वामी जी ने क्या कहा वो आप सुनिए और फिर मैं आगे बताऊंगा कि जब एक संत, महात्मा, स्वामी किसी राष्ट्र के राजा के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब क्या होता है। स्वामी जी ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। विश्व गीता पर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेंद्र मोदी महोदय द्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः, धर्मः, देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः, श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेंद्र मोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। अस्माकं नरेंद्र महोदयः भारत भाग्यविधाता इति बिरुदु समर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। अस्मिन् सन्दर्भे उडुपी क्षेत्रस्यापि अभिवृद्धिः भवतु। यथा वाराणसी कॉरिडोर आसीत् एवं उडुपी कॉरिडोर अपि भवतु। श्रीकृष्णस्य क्षेत्रस्य अभिवृद्धिः भवतु इति वयं आशास्महे। एवं गोपालकृष्णस्य सेवार्थं गोवंश रक्षणमपि नरेंद्र मोदी द्वारा भवतु इति वयं आशास्य पुनरपि भारत भाग्य विधात्रोः श्रीकृष्णानुग्रहं संप्रार्थ्य वयं विरमामः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अयोध्या की वजह से नहीं याद किए जाएंगे। वो वाराणसी जो बनारस कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसकी वजह से भी याद किए जाएंगे। वो उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की वजह से भी याद किए जाएंगे। वो तमाम तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करने के लिए याद किए जाएंगे और सैकड़ों सालों तक याद किए जाएंगे कि अहिल्याबाई होलकर के बाद भारत को एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष मिला
जिसने तमाम तीर्थ क्षेत्रों का पुनरुद्धार करवाया। नरेंद्र मोदी इस बात के लिए भी याद किए जाएंगे कि सैकड़ों सालों के बाद एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष आया जिसने योग को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कराई। आज पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाता है। भारत के प्रधानमंत्री योग हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए ही नहीं याद किए जाएंगे, वो इस बात के लिए भी याद किए जाएंगे कि एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष है जिसने कश्मीर से 370 हटा दिया। एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि जब आजाद भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी यह पढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत सुपर पावर बनेगा और यकीनन बनेगा, इसके कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और जब वो बोलते हैं तो यहां के लोगों को विश्वास होता है कि मोदी है तो मुमकिन है। गोवा में 77 फीट की भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करते वक्त नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है यह आप सुनिए और गर्व कीजिए कि हम भारत के उस दौर में जी रहे हैं जिसे स्वर्ण काल कहा जा सकता है। भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है। जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना है। इसलिए विकसित भारत की यात्रा में यह मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है। दोस्तों, हर देश का एक दौर आता है, वो दौर जब वो देश तेजी से तरक्की करता है, जब उस देश की धमक दुनिया भर में सुनाई देती है। एक दौर ब्रिटेन का था, एक दौर अमेरिका का आया, और आज चाहे वो सॉफ्ट पावर हो या हार्ड पावर, अब भारत को नजरअंदाज कोई नहीं कर रहा। आज ही एक आंकड़ा आया है भारत के जीडीपी ग्रोथ का, और इस क्वार्टर में हमने 8.6% की दर से विकास किया है। और यह तब है जब बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि रुको, ट्रंप ने जो टैरिफ लगा है उसका असर अब दिखाई देगा। तो जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 3 क्वार्टर बीत गया है और हर क्वार्टर में हमने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है। अगर जीडीपी के आंकड़ों की बात की जाए तो भारत अब उस राह पे चल पड़ा है जहां ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया। अब जर्मनी, चाइना और अमेरिका सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जो इकोनॉमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे बेहतर है। और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया के किसी भी देश का नहीं है। तो क्या यह भारत की अंगड़ाई है? बहुत दिनों पहले एक विदेशी लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही थी भारत के बारे में। कहा था, भारत इज स्लीपिंग एलिफेंट। अगर चाइना ड्रैगन है तो भारत सोया हुआ हाथी है। हमें ऐसा महसूस होता है कि अब वो हाथी नींद से जाग रहा है, अब वो हाथी चल रहा है, अब वो हाथी सरपट दौड़ने लगा, और जीवन के हर क्षेत्र में उसे महसूस किया जा सकता है। आज भारत जोश से भरपूर है। आज भारत के हर नागरिक को लगता है कि वो अचीव कर सकते हैं। आज भारत के हर नागरिक के मन में यह विश्वास है कि हम सुपर पावर हैं, थे और भविष्य में भी रहेंगे। यह विश्वास पैदा करने वाला नरेंद्र मोदी है। नहीं तो जरा सोचिए कि जो इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में गिनती आती थी 2013 में, फ्रेजाइल 5 मतलब वैसे राष्ट्र जिनकी इकोनॉमी धराशायी होने वाली है, वो आज टॉप 3 इकोनॉमी में है सिर्फ 15 सालों में। यह यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, इस यात्रा को और स्पीड पकड़नी है। अभी तो भारत का इंजन स्टार्ट हुआ है, गर्म हो रहा है। जब यह पूरे तीव्र गति से बढ़ेगा तो कौन रोक सका है, क्योंकि हमारे पास
140 करोड़ काम करने वाले हाथ हैं जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। आपको क्या लगता है कि आज का जो दौर है वो भारत का स्वर्ण युग है? क्या आज जो नेतृत्व है देश के पास वो आजादी के बाद से कभी नहीं मिला? आप अपनी राय जरूर बताएं। और अगले 10 से 20 साल भारत के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार।